हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे। मैं प्रोफेसर कहकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ फिर एक नए क्लास में, नए सेशन में, नए प्रश्नों के साथ। आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि मैं इस एकेडमी पे हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी पीजीटी यूपीएस जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे इस प्रश्न सीरीज विद कंटेंट का ये जो चला रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग देख करके इसी तरह छोड़ देते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर एक दिन कमेंट्स भी करेंगे, लाइक्स भी करेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को करवाएंगे ज़रूर। मुझे उम्मीद है आप लोगों से ये। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने जेआरएफ के लक्ष्य की ओर। चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग का पहला प्रश्न आ चुका है हम लोगों के स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है पहला प्रश्न, पढ़िए। पीर भरो जिय धीर धरै नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। क्या है, फिर से पढ़ें। पीर भरो जिय धीर धरै नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मनः स्थिति का संकेत किया गया है। पीर भरो जिय धीर धरै नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। चलिए मैं बताती हूँ, इसका उत्तर है दुखतिरेक। क्या होगा इसका उत्तर? हम्म इसका उत्तर क्या होगा? दुखतिरेक। वो क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सक रहे होंगे कि पीर, पीर का मतलब क्या होता है? दर्द, दुख। भरो जिए, पीर भरा हुआ, दर्द भरा हुआ। जिए का मतलब हृदय। क्या है? जिए का मतलब हृदय। धीर धरे नहीं, पीर भरो जिए धीर धरे नहीं। पीर भरा हुआ है हृदय में, बिल्कुल भी शांति नहीं है। कैसे रहे जलजाल बांधे के, कैसे खुद को इसमें संभाल कर रखें, इस जाल में कैसे खुद को बांध कर रखें। तो स्त्री की किस स्त्री का, क्या स्त्रियों के किस मना स्थिति का इसमें वर्णन है? स्त्री, सॉरी स्त्रियों नहीं, वैसे तो स्त्रियों में बोली हूँ तो कोई गलत नहीं बोली हूँ। दुखतिरेक की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। किसकी बात हो रही है? दुखतिरेक की, कि मतलब वो दुख में बहुत ज्यादा लबालब भरा हुआ है उसका हृदय। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। क्या लिखा है? हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? ए नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये, बी नंबर गजानन माधव मुक्तिबोध, सी नंबर लक्ष्मीकांत वर्मा, डी नंबर कुंवर नारायण। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? बताइए आप लोग। प्रयोगवादी पढ़े हैं ना जी आप लोग या नहीं? ये आप लोग तो 11th 12th से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे। कुछ की जगहों पे तो माध्यमिक में भी रहता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये कहते हैं कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ठीक है,
ये बात ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्हें प्रयोगवादी कहना, इन पर आरोप लगाया गया था। प्रयोगवादी कहकर इन पर आरोप लगाया गया था। तो इसी का वो खंडन करते हैं, इसी का वो खंडन करते हैं कि प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। क्लियर? ये किसकी कथन है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की कथन है। क्लियर? इसमें ना गजानन माधव मुक्ति बोध आएंगे, ना लक्ष्मीकांत वर्मा आएंगे, ना कुंवर नारायण, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ये तीनों नहीं है, ये है सिर्फ। ठीक है, ये प्रयोगवादी कवि जो तार सप्तक के संस्थापक बोल सकते हैं, तार सप्तक के एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तार सप्तक के में 7 कवि होते हैं और इसके कितने सप्तक हैं? चतुर्थ सप्तक। और ये तार सप्तक के कवि हैं, याद रखेंगे। ये द्वितीय के नहीं है, तृतीय के नहीं है, चतुर्थ के भी नहीं है, ये हैं तार सप्तक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश, डी निर्मल वर्मा। ये कथन किसका है? फिर से पढ़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी पंक्ति है, मन गदगद हो जाता है ऐसी पंक्ति पढ़कर ना। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई हैं। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। लेकिन आज के इस युग में भी औरतों के साथ क्या हो रहा है, ये ना आपसे छिपा है ना हम लोगों से। हम लोगों से मतलब कि हमारे साथ जितनी औरतें हैं, जितनी स्त्री हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो ये किसकी है? कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर की। यह कथन किसकी है? कमलेश्वर की। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? ए मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बी मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं, सी समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है, डी साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। इसमें से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? देख लीजिए आप लोग, जांचिए, परखिए और फिर बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? डी नंबर। इसका सही जवाब क्या होगा? जो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है वो क्या नहीं है? तो साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, ये मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। जबकि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य तथा राजनीति और कानूनी ढांचे को तोड़कर
साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की वो बात करते हैं। कौन बात करते हैं? तो ये मार्क्सवाद कहते हैं। सॉरी, कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद नहीं, ठीक है, मार्क्सवाद नहीं, कार्ल मार्क्स। ध्यान से सुनेंगे। कार्ल मार्क्स का क्या है कॉन्सेप्ट? राज्य तथा राजनीति। क्या है? राज्य तथा राजनीति और कानूनी ढांचों को तोड़कर, वो न राज्य और न राजनीति, कानूनी ढांचों को तोड़कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। ठीक है, जो सबके लिए समान हो, इसके लिए वो सशस्त्र क्रांति का आह्वान करते हैं। से सभी का शेष जो इसमें दिया है ऑप्शन, ये मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सही बात है। और क्या है? मनुष्य के समस्त सामाजिक बंधन उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक और सामाजिक परिपक्वता में अंतर है। समाजवाद और साम्यवाद, आर्थिक और सामाजिक, ये इसकी परिपक्वता में बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है। ये तीनों ही मार्क्सवाद के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। ये उनके अनुकूल बातें करते हैं, बल्कि ये ठीक इसके विपरीत बात करते हैं। कौन? ये डी नंबर। क्या है? साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचे बने रहेंगे, बल्कि कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि वो इन ढांचों को तोड़ करके, ये साम्यवादी व्यवस्था और राज्य तथा राजनीति, समस्त राजनीति, कानूनी ढांचों को तोड़ करके क्या करते हैं? वो एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करने की बात करते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स सिर्फ इतना ही नहीं कहते हैं कि वो राज्य और राजनीति और कानूनी ढांचों को तोड़ करके समस्त साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना, सिर्फ उनकी ये नहीं है, बल्कि उनके ये तीनों भी हैं। और इसके अलावा वो ये चाहते हैं कैपिटलिज्म एक जगह वो एक हाथ में ना हो, बल्कि कैपिटलिज्म क्या हो, समस्त हाथों में रहने की वो बात करते हैं, बल्कि वो समानता की बात करते हैं। दूसरी वो क्या बात करते हैं? वो चाहते हैं कि इस समाज में कि जो दो जाति हैं, जाति कुछ नहीं है, ये जो हम लोग अभी कहते हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब इस तरह की जो बातें करते हैं, ये इन सारी जातियों का खंडन करते हुए वो सिर्फ कहते हैं समाज में दो ही जाति को वो अपनाते हैं, और दो ही जाति को वो प्रेफरेंस देते हैं, और कहते हैं कि समाज में सिर्फ दो ही जाति तो मुझे दिखती है। एक वो जाति है जो बुर्जुआ वर्ग है, एक वो जाति है जो सर्वहारा है, जो कैपिटलिज्म है, और दूसरा क्या है? जिसके पास कुछ भी कैपिटलिज्म नहीं है, उसके यहाँ वो दास रहने के लिए बेबस रहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो सब जाति में हमें यही देखने को मिलता है। और ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग समाज में ये चीज़ देखते हैं। जो कार्ल मार्क्स कहे थे कल, वो आज भी हमारे समाज में बिल्कुल व्याप्त है, चरितार्थ है, बल्कि अब तक नहीं हटा है। कार्ल मार्क्स ने बहुत कोशिश की, अब तक नहीं हटा है, बल्कि हट जाना चाहिए। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? क्या है? सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? ए बसंती, बी मैया दास की गाड़ी, गाड़ी नहीं, यहाँ माड़ी होना चाहिए, मैया दास की माड़ी। क्या होना चाहिए? मैया दास की माड़ी। ओके, आई होप आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कुंतो समय सरगम, बोलिए क्या है इसमें?
तो इसका सही उत्तर है बी, मैया दास की माड़ी। ठीक है, ये जो लाइन है, सिख आलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो इस उपन्यास में हुआ है, मैया दास की माड़ी उपन्यास में हुआ है। ठीक है, यह मैया दास की माड़ी और कुंतो बसंती समय सरगम, ये जो है किसके उपन्यास है? आप लोगों को पता है? ये चारों भीष्म साहनी के उपन्यास है। ओके, इसके अलावा भी, ये सिर्फ चार ही नहीं है, इनके अलावा भी, यानी इसके अलावा भी इनकी और कुछ हैं, जैसे झरोखे हुआ, आप लोगों को बता चुकी हूँ, पिछले कई क्लासेस में मैं इसे करवा चुकी हूँ, आज फिर मैं इसे रिपीट करवा रही हूँ। आप लोग याद कर लें, झरोखे, तमस, तमस पे बल्कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, 1973 में इनका आया था और 75 में इन्हें मिला था। बसंती तो यहाँ है ही है, नीलो, नीलिमा, नीलोफर, ये इनके उपन्यास हैं। आलमगीर, ये सब इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम बताएं। सही अनुक्रम बताइए। मार्क्सवादी चिंतन है ये, यानी स्कॉलर है ये लोग, विचारक हैं, थिंकर है, मानिए एग्जैक्ट वर्ड थिंकर होगा। चलो मैं बता देती हूँ, ए नंबर होगा। क्लियर? कार्ल मार्क्स का समय क्या है? 1818 से 1883। ठीक है। फ्रेडरिक एंगल्स का समय क्या है? 1820 से 1895। व्लादिमीर इलीच लेनिन का समय 1870 से 1924 तक। क्लियर? माओ से तुंग का समय क्या है? 1893 से 1976। ठीक है। कार्ल मार्क्स चिंतकों का समय क्या है? 1818 से 1883 किसका है? कार्ल मार्क्स का। फ्रेडरिक एंगल्स का समय क्या है? 1820 से 1895 है। व्लादिमीर इलिच लेनिन का समय 1870 से 1924 है। और मौत से तुंग का समय 1893 से 1976 है। क्लियर? नो डाउट, सीधी बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस, बी चित्रलेखा, सी खंजर नयन, डी नाच्यो बहुत गोपाल। बोले किसकी है ये? बताइए। तो इसका समय, इसका है मानस का हंस। ठीक है, क्या है? मानस का हंस। इससे पहले भी बता चुके हैं हम। काम और राम का द्वंद मैं पिछले भी एक दो क्लास में बता चुकी हूँ, ये इस क्लास में फिर रिपीट हो रहा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। अच्छा, ये जो मानस का हंस जो है, ये किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? तो ये अमृतलाल नागर की है। अमृतलाल नागर।
और चित्रलेखा किसकी रचना है? हाँ, भगवती चरण वर्मा। ठीक है। चित्रलेखा में किसका जिक्र किया गया है? पाप और पुण्य का। पाप और पुण्य का इसमें वर्णन है। खंजन नयन किसकी है? ये अगेन अमृतलाल नागर की है। नाचियो बहुत गोपाल किसकी रचना है? हम्म ये भी अमृतलाल नागर की रचना है। अच्छा, नाचियो बहुत गोपाल में क्या है? इसमें मेहतर की कहानी है, जो एक अछूत जाति का आता है, समाज में माना जाता है ऐसा कि वो, और इसमें जो है ना बहुत ही करुणामयी और बहुत हृदय ग्राही, मतलब इसमें बहुत ही मार्मिक कहानी है इसमें। और खंजर नयन ये आपका सूरदास पे है, सूरदास की भक्ति पर है आधारित। किस पर आधारित है? सूरदास की भक्ति पर। सूरदास की भक्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, डी शैलेश मटियानी। तो इसका उत्तर है श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है। सूनी घाटी का सूरज कब का है? तो 1997 का, याद रखेंगे आप लोग, 1997। ठीक है, ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। इनकी और रचनाएं हैं श्रीलाल शुक्ल का, बता चुकी हूँ। राग दरबारी आप लोगों को पढ़ना है, राग दरबारी इन्हीं की है। आप लोगों के सिलेबस में है राग दरबारी, ये इसका समय है 1968। ठीक है, यहाँ से वहां 1969 इसका समय है। अंगद के पांव 1958 इसका समय है। आदमी का जहर इसका समय 1972। सीमाएं टूटती है इसका समय 1973। विश्रामपुर का संत, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। श्री रामपुर का संत किसकी है? तो ये श्रीलाल शुक्ल की है। और कब की है? 1998 की है। इसका समय कब का है? 1998। ठीक है, विश्रामपुर का संत। राग दरबारी का क्या क्या है? सॉरी, राग दरबारी बोल रहे, श्रीलाल शुक्ल का क्या क्या है? सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी यहाँ से वहां, आदमी का जहर, अंगद के पांव, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का सन। ठीक है, सन के साथ आप लोग याद कर लेंगे, बता चुकी हूँ। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। फानीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों के दारुण कथा का चित्रण है? बताइए किसकी है? मैलाचल जुलूस, पति पर परिकथा, कलंक मुक्ति। बताइए।
इसका सही जवाब है जुलूस। जुलूस में ही पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा है। ठीक है। और जबकि मैला आंचल में क्या है, उसमें आंचलिक कहानी है। परती परी कथा किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की ही है। जुलूस, मैला आंचल, ये सब किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। इनका और भी है, पलटू बाबू रोड, इस तरह का इनकी उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं, कौन सा है बताइए। नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कौन सा है। जिसका सही जवाब है नंदुलारे वाजपेयी। वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ना, चलिए आज फिर बताती हूँ। इनके ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य, बीसवीं शताब्दी, यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं इस तरह से लिख रही हूँ, बीसवीं शताब्दी, बल्कि ये शब्दों में लिखा आएगा। नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्यिक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्य विवेचन, प्रकरण का, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। आप लोगों को क्लास मेरा कैसा लगा, आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तब तक आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने अपने बड़ों का ख्याल रखेंगे, और खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।